हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश थिंग। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सिस्टम डिज़ाइन कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हुआ है। उसके बाद हमने ये स्टेप्स पे छोड़ दिया था। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आज। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जो कि हमको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से सिस्टम डिज़ाइन कर सकें और हमारा प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल यूजर्स को स्मूथली सर्व कर सके। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग समझेंगे कि 6 स्टेप कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम डिजाइन अपने प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे 6 स्टेप में आप देखो तो पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके उसके बाद है कैपेसिटी प्लानिंग, उसके बाद है हाई लेवल एंड लो लेवल डिजाइन प्रिपरेशन, उसके बाद क्वालिटी चेक, एंड देन डेटाबेस एंड एपीआई इंटीग्रेशन है, एंड देन सिक्योरिटी एंड इंफ्रा है। इसको अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल लेके समझे तो मान लो आप एक किचन खोल रहे हो। तो किचन में सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप अपना सबसे पहले हम अपने किचन का रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे कि कितना डिमांड आने वाला है, क्या प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, उसके लिए क्या-क्या रेसिपी लगने वाला है, क्या-क्या एक्सपर्टीज चाहिए, किस टाइप के शेफ होने चाहिए, ये सब हमारा रिक्वायरमेंट हो गया। एक बार रिक्वायरमेंट गैदर हो गया तो फिर हम कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं कि कितने स्टाफ मेंबर्स चाहिए, कितने स्टफ चाहिए, कितना डिफरेंट रेसिपीज का जो भी क्वांटिटी है, मसाले हैं वो कितना चाहिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग जाएँगे कि हमारा जो भी सामान है वो कहाँ पे रखा हुआ है, कौन-सा रैक पे कौन-सा सामान है, देन हमारा रेफ्रिजरेटर में क्या-क्या है, रेफ्रिजरेटर कहाँ पे है, हमारा स्टव कहाँ पे है, ऑल दोज़ थिंग्स। एंड देन थोड़ा लो लेवल पे जाएँगे तो रेसिपी जो भी लगने वाला है, वो किस ऑर्डर में लगने वाला है, कि सबसे पहले हल्दी देना है या पहले धनिया देना है या पहले प्याज़ देना है। वो हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्वालिटी भी देखेंगे कि उसका टेस्ट थ्रू आउट सेम है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है। फिर हम लोग उसमें बैलेंस देखेंगे कि अच्छे से पका हुआ है कि नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारा क्वालिटी हम चेक करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम अपने रजिस्टर में ये अपडेट कर देंगे कि ये हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, ये हमने बनाया है। एंड देन हम एपीआई के थ्रू, एपीआई एक तरह से यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि अब किचन यहाँ पे है और डाइनिंग हॉल कहीं और है। तो उसके बीच में कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए कि ठीक है, अब स्टार्टर खत्म हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू गेट द मेन कोर्स फ्रॉम द किचन। तो वैसे करके आइटम्स आ जाएंगे। एंड देन इसके ऊपर हम लोग सिक्योरिटी और इंफ्रा, तो इसको ऐसे समझिए कि किचन में जैसे कि आप कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ कितना क्लीनलीनेस रखा हुआ है, और आपके पास कितना गैस है जिससे आप खाना बना सकते हैं, कितना ऑयल है, या जो भी मटेरियल्स चाहिए हाई लेवल पे बनाने के लिए वो प्रोडक्ट को, तो वो सब कितना अवेलेबल है। तो इसी तरह से हमारा सिस्टम डिजाइन भी है। तो जैसे हम किचन में खाना बना रहे हैं, जैसे कि 5 स्टार किचन और एक नॉर्मल किचन में यही अंतर होता है कि वो टाइम पे खाना डिलीवर करते हैं। तो सिमिलरली आपका प्रोडक्ट और एक उबर या इंस्टाग्राम प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट को भी उस लेवल पे रीच करना है, तो आपको भी ये सब कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। एंड इसके बाद ही आपका प्रोडक्ट उनके कॉम्पिटिशन में आ सकता है या उसके आसपास भी आ सकता है। अब हम समझते हैं एक-एक करके कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है। तो ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट में या आपके यूजर के लिए। जैसे आप मशीन लर्निंग बेस्ड कोई मॉडल बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, ये मॉडल ये काम करेगा एंड ये इन इन यूजर्स को, कस्टमर को सर्व करेगा। तो उस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट का ये सारा रिक्वायरमेंट्स होगा कि ये फोरकास्ट करेगा या फिर ये प्रिडिक्ट करेगा या फिर ये एनोमली डिटेक्ट करेगा। उसके लिए कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, कितना टाइम के अंदर ये रिस्पॉन्स चाहिए, रियल टाइम में चाहिए या बैच में चाहिए, अलग-अलग टाइप का रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। सो पहले अंडरस्टैंड करना है व्हाट, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हो गया फीचर्स हो सकता है बहुत सारा कि आप
मल्टीपल फीचर सिलेक्शन का टेक्निक का ऑप्शन दीजिए। देन आप टॉप फीचर्स दिखाइए। आप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दीजिए। डेटा प्रोसेसिंग का स्टेप्स दिखाइए। तो ये सब हो गया एक तरह का रिक्वायरमेंट। अभी कितनी अच्छे से वो काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका एक तरह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये फंक्शनल हो गया, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है? अभी वो रिक्वायरमेंट कितने अच्छे से काम कर रहा है, दैट इज़ योर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एंड उसको हम लोग जनरली ये सारे टर्म से कम कैलकुलेट या कंप्यूट करते हैं। सिर्फ हम बोल देंगे कि फास्ट है, तो दैट डज़ नॉट मेक सेंस। वी नीड टू गिव कि ठीक है, उसका लेटेंसी क्या है, उसका थ्रूपुट क्या है, उसका सिक्योरिटी कैसा है, अवेलेबिलिटी क्या है, एक्यूरेसी कैसा है। हम लोग ये सब टर्म आगे भी कवर करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस। एंड इसके बाद फिर हमारा अगर एआई बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि आप जीपीयू बेस्ड मॉडल डाल रहे हो या सीपीयू बेस्ड मॉडल डाल रहे हो, कितना मॉडल का साइज है। आजकल तो टीबीज में भी मॉडल्स आ रहे हैं, तो जीबीज टीबीज कितना बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द मॉडल, बिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, लाइक दैट। उसके बाद फिर आपका बैच है या रियल टाइम इन्फ्रेंस आप कर रहे हो। क्योंकि अगर बैच में कर रहे हो तो आपको उतना मतलब कंप्यूट नहीं चाहिए होता है। बट रियल टाइम कर रहे हो तो आपको हर सेकंड आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो दैट इज द डिफरेंस। देन डेटा का फ्रेशनेस क्या रखना है, आप हर सेकंड डेटा अपडेट कर रहे हो, हर मिली सेकंड कर रहे हो, या हर घंटे कर रहे हो, या हर दिन कर रहे हो। तो उससे भी आपका कॉस्ट पे इफेक्ट होता है। देन पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक क्या है, मॉडल वर्जन कैसे मेंटेन कर रहे हो आप, पुराना मॉडल को वापस से ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। तो लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इन द रिक्वायरमेंट। और अगर आपका रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, तो कोई भी डिजाइन उसको फिक्स नहीं कर सकता है। तो पहले आपको रिक्वायरमेंट क्लियर करना पड़ेगा। जनरली इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होता है, दैट्स वाई पहले वो पीओसी बनाते हैं। पीओसी एक बार बन जाता है तो उनका रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड हो जाता है। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो रियल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उस पीओसी से, प्रोडक्ट बनाते हैं, देन दे हैव मच क्लैरिटी ऑन द रिक्वायरमेंट्स। एंड अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे आगे बिल्ड करना है। नाउ कमिंग टू द कैपेसिटी प्लानिंग। सो ये सारे टर्म्स देख के अब आपको डरना नहीं। ये सिंपली ये कहना चाह रहा है कि कैपेसिटी प्लानिंग इज समथिंग वी विल डू सम सिंपल मैथ्स, कि ठीक है हमारा टोटल यूजर कितना होने वाला है, मतलब डेली एक्टिव यूजर्स कितना हो सकता है, मंथली एक्टिव यूजर्स कितना हो सकता है। क्योंकि इसके ऊपर ही तो हम डिमांड प्रिडिक्ट करेंगे ना, कि इतना डेली यूजर है तो इतना रिक्वेस्ट मेरे को पर सेकंड एक्सपेक्टेड है। अब इतना रिक्वेस्ट एक्सपेक्टेड है तो मेरे को कितना कंप्यूट चाहिए होगा, कितना जीपीयू चाहिए होगा, एंड हम स्टोरेज भी कितना करेंगे। क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे हर टाइम इतना मैसेजेस आ रहा है, वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो हर चीज स्टोर हो रहा है कहीं पे, तो उसके लिए स्टोरेज भी चाहिए। तो अगर आप पहले से एस्टिमेट कर सकते हो, देन इट्स बेटर, राइट? एडहॉक कुछ नहीं आएगा, एंड वी मतलब हम डिमांड मीट कर पाएंगे। तो दैट्स वेयर दिस थिंग इज। नाउ एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हम अ, यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमारा रिक्वेस्ट पर सेकंड मान लो 1000 है, और हमारा लेटेंसी है 2 सेकंड, 2 सेकंड में हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो टोटल कंकरेंट रिक्वेस्ट कितना हो गया? 2000 कंकरेंट कैपेसिटी। नाउ कंकरेंट कैपेसिटी बाई जीपीयू थ्रूपुट। तो मान लो ए इनवीडिया का A100 जो जीपीयू है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 यूजर्स को वो एक साथ सर्व कर सकता है। सो 2000 अगर हमारा कंकरेंट कैपेसिटी है एंड 50 थ्रूपुट है जीपीयू का, देन टोटल हमको कितना चाहिए होगा? अराउंड 40 चाहिए होगा। 40 जीपीयूज A100। तो इस तरह से हमको जीपीयू नीडेड कंप्यूट हो जाएगा। एंड इसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं, जो भी कैपेसिटी रिलेटेड प्लानिंग है। तो इससे क्या होगा कि हम सरप्राइज नहीं होंगे, और हम पहले से एस्टिमेट कर लेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट हम अपने सीनियर मैनेजर या जो भी सीईओ सीएफओ जिस लेवल पे भी बताना है, तो वी कैन गिव देम ए एस्टिमेट कि दिस इज द बजट वी नीड फॉर अ मंथ एंड फॉर अ ईयर एंड फॉर अ 5 ईयर प्लान। सो दैट वे दे विल आल्सो हैव द क्लैरिटी। इट वॉन्ट मतलब ये अचानक से उनको नहीं आएगा। एंड एआई के फील्ड में ये स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, अगर जीपीयू का कॉस्ट कितना है? 120, जो कि ये पूरा का मिलाकर भी 3 गुना ज्यादा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे कि आपको जीपीयू यूटिलाइजेशन को अच्छे से कॉन्फ़िगर करना है सिस्टम डिजाइन में। ये पूरा आपका सिस्टम डिजाइन का फोकस ही चेंज कर दे रहा है।
क्योंकि आप कंप्यूट पे कितना ही फ़ोकस कर लो, कितना ही सेव कर पाओगे, 40-40,000 ही है। स्टोरेज तो क्या ही है, कुछ नहीं है उसके सामने, नेटवर्क भी। तो आपका पूरा आर्किटेक्चर ही जीपीयू के आइडल टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना आइडल टाइम है, तो उस टाइम हम कैसे जीपीयू को बंद कर सकते हैं या उसको यूज़ नहीं करें। तो आप अगर सिस्टम को डे 1 पे ही डिज़ाइन नहीं करोगे, तो कैसे आप मतलब उसको एफिशिएंटली आगे ले जा पाओगे, राइट? नाउ अब ये पूरा सिस्टम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमको सबसे पहले एचएलडी बनाना पड़ेगा एंड दिस इज़ योर एचएलडी। एचएलडी मतलब यही है कि हाई लेवल में सिस्टम कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे लोड बैलेंसर, एपीआई गेटवे, मैसेज क्यू, ये सब कुछ एक अलग-अलग कंपोनेंट है एंड आपके टीम में जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, सबको ये तो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए एक तरह से। क्योंकि ये सारा बॉक्स ही पहले हम बनाते हैं एंड इसके बीच में एरो ड्रॉ करते हैं कि वो इंटरेक्शन कैसे होने वाला है एंड यही हमारा सिस्टम को स्केल करने में हेल्प करेगा फ्यूचर में। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा यूजर से, तो लोड बैलेंसर सबसे पहले उसको सॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। देन एपीआई गेटवे जो भी इनसिक्योर्ड या जो भी अनऑथेंटिकेटेड एंट्री है उसको अवॉइड करेगा। देन मैसेजिंग क्यू आपको बफर देगा कि आप ठीक है थोड़ा और टाइम ले लो आप कंप्यूट करने के लिए। जीपीयू आपको एक तरह से स्केल करेगा एंड जितना भी यूजर्स है सबको सर्व कर दे विद इन द लिमिटेड टाइम। कैसे आपको हेल्प करेगा कि सिमिलर टाइप का क्वेरी कोई या फास्ट कैसे रिस्पॉन्स करें। स्टोरेज आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में सिमिलर टाइप का क्वेरी कैसे हैंडल करें। सो ये सब कुछ का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है एंड इसमें आप देखोगे तो मॉडल कहाँ पे है? मॉडल इज जस्ट वन पीस लाइक जीपीयू में आप बोल सकते हो। बाकी सब कुछ तो एक्स्ट्रा ही है। तो अगर हम सिर्फ मॉडल बना रहे हैं तो इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोडक्ट, इट्स जस्ट अ डेमो थिंग दैट वी आर बिल्डिंग। सो आपको इस एंगल से सोचना पड़ेगा। नाउ अब हम थोड़ा इसको लो लेवल डिजाइन पे लेके चलते हैं। सी लो लेवल डिजाइन सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसका इम्पोर्टेंस अलग ही है। जैसे आपका कोड फेल होता है तो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी जो भी कोड में आपने लिखा है उस पे इशू आएगा। सो लो लेवल डिजाइन मेनली फोकस करता है जो भी क्लासेज या डेटा का फ्लो है, जो भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया मेनली मतलब एकदम लो लेवल मतलब हो गया आपका कि पाइथन कोडिंग है, जावा स्क्रिप्ट है फ्रंट एंड का, तो ये सब कोडिंग लेवल पे हो गया जो कि मेनली डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट पीस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसका मतलब सी आप जो भी यूआई पे देख रहे हैं वो तो कस्टमर देख रहा है ना, बट बैकएंड में कैसे वो सब कुछ कनेक्टेड है, क्या हो रहा है, कहाँ पे एरर आने का पॉसिबिलिटी है, नहीं है। सो ये सब कुछ तो आपको लो लेवल डिजाइन में ही पता चलता है। तो इसीलिए मतलब लो लेवल डिजाइन एक तरह से इम्पोर्टेंट पीस है एंड इस पे मोस्ट ऑफ अस नो लाइक व्हाट इज देयर। हम लोग जो भी कोड डेवलप करते हैं, एमएल का मॉडल बनाते हैं, पूरा पाइपलाइन बिल्ड करते हैं कि डेटा लोड से लेके प्रोसेसिंग से लेके फीचर सिलेक्शन से लेके प्रिडिक्शन कैसे होगा एंड देन इन्फ्रेंस कैसे होगा, ये सब कुछ तो हम कोड में ही लिखते हैं, राइट? तो यही पूरा हमारा लो लेवल डिजाइन हो गया। तो हम इसमें कितना अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज करके लिखें कि हमारा कम से कम प्रोसेसिंग टाइम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सके। सो और कुछ नहीं है, बस यही है लो लेवल डिजाइन। हाँ, तो एक बार जब लो लेवल डिजाइन हो गया हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम चल सकते हैं अब वापस से जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स जो हमने बनाया था, उसको एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सिंपली ये समझिए कि स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग ये होता है कि अगर हमारा नंबर ऑफ यूजर्स 10 टाइम्स बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे उस केस में? तो मेनली 2 तरह का स्केलिंग होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल पहले के टाइम पे यूज़ होता था, अभी के टाइम पे जो भी क्लाउड बेस्ड है वो हॉरिजॉन्टल है। उसमें क्या होता है वर्टिकल में कि एक हम बड़ा-सा जीपीयू लेते हैं, मान लो 2 टीबी का। अब उसी में जो भी होना है सो होना है, अब उसके आगे कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम इसको 2 की जगह हम 12 टीबी का ले सकते थे पहले या और ज़्यादा का ले सकते, बट एक बार जो ले लिया उससे आगे नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि हम 2 टीबी का लिए हैं, जितना अभी ज़रूरत है उसके हिसाब से। बट फिर से हम इसमें 2 टीबी का अलग से अटैच कर सकते हैं जीपीयू, फिर उसके ऊपर भी अटैच कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड एक्सटेंशन हो सकता है एंड कोई भी कंपनी है तो जैसे चैटजीपीटी है तो इट इज़ नॉट हैविंग मतलब एक सिंगल जीपीयू नहीं है उसके पास बहुत बड़ा-सा विशाल-सा थाउज़ेंड्स का कंप्यूट वाला। बट वो हज़ार ऐसे छोटे-छोटे जीपीयू को कंबाइन करके कंप्यूट करती है। तो ये पूरा एक सिस्टम बना रखा है जिससे कि ये कंप्यूटेशन ईज़ी हो जाता है।
तो वर्टिकल लोड को एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि अ, एक ट्रक हो गया, उसका लोड अब फिक्स हो गया कि 2000 टन तक ही उसमें आप ले जा सकते हो सामान। बट हॉरिज़ॉन्टली हो गया कि आप ऐसे-ऐसे 1000 ट्रक कर लो, आपका 2000 गुना 1000 हो जाएगा कैपेसिटी और आप इतना सामान ढो सकते हो। तो यही है अंतर दोनों में। और इसलिए मतलब आपको आजकल ये हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग का फैसिलिटी मिलता है, चाहे आप कुबरनेटिक्स का देख लो या फिर आप ईसीएस, ईकेएस डिप्लॉयमेंट जो है एडब्ल्यूएस का वो देख लो। सिमिलर चीज़ और भी प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल है। नाउ अब दूसरा पैरामीटर पे चलें तो दैट इज़ योर परफ़ॉर्मेंस, कि परफ़ॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो यहाँ पे मेनली 2 चीज़ आता है, आपका एक लेटेंसी आता है, दूसरा थ्रूपुट आता है। सो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। लेटेंसी को आप समझे तो एक तरह से किचन में कितना फ़ास्ट आप वो खाना बना पा रहे हो एंड थ्रूपुट इज़ लाइक कितना फ़ास्ट आप डिलीवर कर पा रहे हो, कि हर घंटे में आप 10 टाइप का फूड आइटम्स डिलीवर कर रहे हो या एक टाइप का एक ही फूड आइटम डिलीवर कर रहे हो। तो इस तरह से दोनों ही इम्पोर्टेंट है। लेटेंसी मतलब आप प्रोडक्ट के एंगल से, सॉफ्टवेयर के एंगल से देखें, तो इट्स लाइक कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। नेटफ्लिक्स का देखा जाए तो इट्स जस्ट 200 मिलीसेकंड्स, व्हिच इज़ वेरी लेस एंड इसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं क्लाइंट। अगर आपका लेटेंसी 3 सेकंड से ज़्यादा है, ऐसा देखा गया है, तो मतलब मोस्टली लोग वो साइट छोड़ के चले जाते हैं एंड उसका फिर कन्वर्जन भी कम जाता है। तो अगर स्केल पे देखा जाए मतलब मिलियंस एंड बिलियंस लोगों में और यूजर्स के बेसिस पे तो आपका 1% का कन्वर्जन लॉस भी आपको मिलियंस वर्थ हो सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेटेंसी एंड थ्रूपुट दोनों पे ही अच्छे से ध्यान दो। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट क्वालिटी फैक्टर है आपका कि अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी क्या है। अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम दोनों को सेम नहीं समझना है। अवेलेबिलिटी मतलब है कि सिस्टम अप है या नहीं, कितना टाइम वो अप है। मान लो अगर किसी सिस्टम का अवेलेबिलिटी 99.9% है, इसका मतलब है कि वो 9 आवर तक डाउन हो सकता है 1 साल में। अगर वही 99.99 है तो 52 मिनट तक वो डाउन हो सकता है एंड अगर 99.999 व्हिच इज़ वेरी हाई कि आप 1 साल में बस 5 मिनट के लिए ही डाउन हो रहे हो। तो क्या अवेलेबिलिटी है आपके सिस्टम का एंड देन क्या रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी ये हुआ कि अगर कोई एक पार्ट फेल हो गया, कोई एक फंक्शनैलिटी फेल हो गया, तो सिस्टम कैसे बिहेव करता है उस केस में, कैसे उसको हैंडल करता है। सो दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फेल हो गया तो उसके लिए कुछ बैकअप है कि नहीं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो ना प्लेन का, तो जब प्लेन फ्लाई करता है तो उसके पास अवेलेबिलिटी में कि ठीक है वो अभी रन कर रहा है इंजन, लेकिन उसके पास एक बैकअप इंजन भी होता है कि इन केस अगर वो फेल हो गया तो दैट्स वेयर रिलायबिलिटी कम्स कि ठीक है इट स्टिल्स हैंडल इट बिकॉज़ इट हैज़ वन मोर इंजन जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है और वो रन कर सकता है। तो फॉलबैक मतलब सिमिलरली आप एआई सिस्टम का देख लो तो एआई में क्या होता है, क्लाउडे है जैसे अभी, तो क्लाउडे का अभी ओपस चल रहा है। मान लो अभी तो और भी आ गया बट ओपस का भी 4.8 तक का हम लोग को एक्सेस है। बट अगर ओपस से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो क्या करता है कि ये फॉल बैक करा देता है आपको, या तो हाइकू पे ले जाएगा या तो आपको सोनेट पे ले जाएगा एंड उससे रिस्पॉन्स दिलाएगा। तो देयर इज अ फॉलबैक मैकेनिज्म फॉर एआई आल्सो कि ठीक है वी आर रिलायबल, मतलब हम एटलीस्ट रेजिलियंस तो दिखा रहे हैं। हाँ, अब उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे रहे बट कुछ तो आउटपुट आ जा रहा है आपको। नाउ हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी फीचर्स पे देखते हैं तो दैट इज योर मेंटेनेबिलिटी। सो मेंटेनेबिलिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंस आता है कि आप कोड तो एक बार लिख दिए लेकिन वो कोड सिस्टम जो एप्लीकेशन है वो तो मल्टीपल टाइम्स रन कर रहा है एंड यहीं पे इम्पोर्टेंस आता है कि अगर मान लो जो बंदा बनाया कोड वो चला गया छोड़ के, अभी दूसरा बंदा आया, तो कितना अच्छा से वो डॉक्यूमेंटेड है, कितना अच्छा से वो मेंटेन्ड है, सब कुछ कैसे स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है। इनिशियली लोग क्या करते हैं कि मोनोलिथिक बना देते हैं, मतलब सब कुछ एक ही सर्विस में डाल के वो होस्ट कर देते हैं। फिर उसका डॉक्यूमेंट भी अच्छे से नहीं डालते हैं। ऑनबोर्डिंग में भी फिर उसके कारण वीक्स लग जाता है, सब कुछ खोजो कहाँ पे है, नहीं है। एंड बग्स फिक्सिंग में के भी टाइम पे बहुत सारा मतलब हेल्प लेना पड़ता है, प्लस सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है एंड बहुत टाइम ले लेता है। वही अगर आप थोड़ा-सा इन्वेस्ट कर दें इस पे, तो आपका ये काफ़ी सिम्प्लिफाइड हो जाए। और ख़ास करके तब जब आपका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बल्की है, बहुत सारा कोड है उसमें
तो उस केस में तो ये आपको मॉड्यूलर सर्विसेज तो एकदम चाहिए ही चाहिए। एंड देन प्रॉपर क्लियर डॉक्स होना चाहिए, ऑनबोर्डिंग का आवर्स भी कम लगेगा एंड वर्क फिक्स भी जल्दी हो जाएगा 10 टाइम्स फास्टर। सिंपली ये समझिए कि अगर आपके पास बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है तो आप उसमें अच्छे से सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर पहले ब्लूप्रिंट नहीं है तो आप सीधा मतलब जाओगे तो फिर आपको खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे वो चीज़ है, कहाँ पे नहीं है, एंड उसमें ही आपको टाइम चला जाएगा। तो वही चीज़ है मेंटेनेबिलिटी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट नाउ। तो अब नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट लेयर इन इटसेल्फ। एंड ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इज नॉट कि आप कितना परफेक्टली अपने आप को सिक्योर कर पा रहे हैं, बल्कि ये है कि आपका प्रोडक्ट कितने लेयर्स पे सिक्योर्ड है। लाइक मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी है या नहीं है, चाहे वो स्टार्टिंग हो ऑथेंटिकेशन से, चाहे आपका नेटवर्क जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वहां पे हो, चाहे तो एप्लीकेशन लेवल पे इनपुट वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर एआई प्रॉम्प्ट कैसा आ रहा है, इंजेक्शन इंजेक्शन वहां पे डाल सकते हैं कि नहीं। सो बहुत सारे लेयर्स होते हैं एंड हर एक लेयर पे कितना सिक्योरिटी है सिंपली समझो आप किचन की एग्जांपल से। तो इट्स लाइक कि सबसे पहले तो आपका रेस्टोरेंट के आउटर गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, बाउंसर्स होंगे। देन उसके बाद आपका एक्सेस होगा तो आईडी कार्ड चाहिए होगा, स्टाफ का एंट्री रजिस्टर में मेंटेन होगा। उसके बाद फिर आपका हाइजीन चेक होगा, कुकिंग का रूल्स होगा, वो सब मीट कर रहा है कि नहीं। देन आपका ऐसा भी हो सकता है कि सेफ ट्रेंड नहीं हो अच्छा से, तो उसको वो मतलब उसको कोई विस्पर कर दे कान में कि ठीक है ये इंग्रेडिएंट डाल दो। अगर उसको आइडिया नहीं होगा तो उसके कारण खाना खराब हो सकता है, राइट? तो ये भी एक हो सकता है। उसके बाद फिर इंग्रेडिएंट सारा सही से आया है कि नहीं, सप्लाई चेन सही से मैनेज है कि नहीं। मल्टीपल किचन डिफेंसेस इस तरह से रहेगा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसमें जाके वो छेड़छाड़ करे। ही विल गो एंड वो दूसरा किचन खोजेगा जहाँ पे वो इजीली अटैक कर सके और खाना को खराब कर सके। तो सिमिलरली आपका एप्लीकेशन में भी होता है कि आप कितने लेयर पे क्या-क्या सिक्योरिटी लगाए हुए हो। तो मेनली ये 4 लेयर्स हैं जिस पे हम सिक्योरिटी लगाते हैं। हम इस पे डीप पे जाएँगे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, बट हाँ, मतलब हाई लेवल पे दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अब इसके बाद हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज़ स्केलिंग के टाइम पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, विदाउट दैट वी कैन नॉट स्केल। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि अब हम जो भी एप्लीकेशन बनाए हैं तो मोस्टली तो हम उसको क्लाउड पे ही डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपका क्लाइंट हो सकता है यूएस में हो, आप यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप इंडिया में होस्ट करोगे उसको या यूएस में होस्ट करोगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट? अगर आप क्लाउड का यूज कर रहे हो तो मेनली क्लाउड में क्या क्या है, एक एडब्ल्यूएस है, एक एज्योर है और एक जीसीपी है, जो कि रिलायबल एक तरह से कह सकते हो। और भी कुछ होंगे बट दीज आर द मोस्ट ब्रांडेड एंड द रिलायबल वन। अब इनका आपको इनके हिसाब से अपना कंप्यूट या और भी जो सर्विसेज यूज कर रहे हो तो उसका आपको बजट मेंटेन करना पड़ेगा। एंड उस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म उनके साथ या शॉर्ट टर्म जो भी है डील करना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा भी होता है कि आप लॉन्ग टर्म डील कर रहे हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्केलिंग कैसे हो, आप सर्वरलेस लो या फिर पहले से फिक्स कर लो क्या। तो इस तरह से मतलब इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एप्लीकेशन तो बना लिए, बट ये रन कहाँ पे होगा, यूजर्स कहाँ पे इसको एक्सेस करेंगे, जहाँ पे ये रन हो रहा है क्या वो रिलायबल है? क्या वो आपका पर्पस मीट कर रहा है? क्या वो आपके यूज़र को सैटिस्फाई रख रहा है? क्योंकि आप सब कुछ डिज़ाइन कर दिए, सब कुछ अच्छे से कर दिए, मान लो आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हो, बट मॉनिटरिंग में पता चल रहा है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा। एंड इसमें आपका कोई इश्यू नहीं है, बट सर्वर ही बार-बार उनका जो भी आप हायर किए हो एडब्ल्यूएस की जगह कुछ और आप सस्ता सा ले लिए, तो उस केस में वो हो सकता है कि वो क्रैश हो जाए या उनका उतना अच्छा सर्विस नहीं हो। तो उसके कारण आपका एप्लीकेशन में सब कुछ सही है, फिर भी वो अच्छे से रन नहीं करेगा और उसके कारण यूज़र सैटिस्फाई नहीं होगा, तो आपका कन्वर्जन रेशियो घट जाएगा। तो यही है। और जनरली मार्केट में जो जो भी एडब्ल्यूएस है या जो भी है, तो जिसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसके साथ चलना ही प्रीफर्ड होता है। एंड उसके लिए अपने आप को पहले अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्लाउड कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, एंड देन एआई इंफ्रा में क्या-क्या मुझे चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं कि कैसा हमारा परफॉर्मेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन फर्दर चेंज या वहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए
इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू डिजाइन इट। अब हम इसको ओवरऑल समझे क्या-क्या पढ़े, तो जस्ट रिवीजन। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ा जिसमें हमने फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़े। उसके बाद हमने कैपेसिटी प्लानिंग किया जिसमें हम देखते हैं कि हम कैसे पहले दिन से ही समझ लें कि कितने यूज़र्स आने वाले हैं एंड उस हिसाब से हमारा कंप्यूट या स्टोरेज या जो भी है वो रहे। एंड देन एचएलडी, एलएलडी समझे कि हमारा सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स क्या-क्या होने वाला है एंड उसका लो लेवल डिज़ाइन कैसा होने वाला है, कैसे हम बग्स को फिक्स कर लें ईज़िली, कैसे हम कम से कम ट्रांसफर टाइम लें। एंड देन हम इस हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, क्वालिटी कैसा होने वाला है, वो भी समझे। एक ड्रिल डाउन ऑफ द uh, you can say the requirements only, the non functional requirement। एंड उसके बाद फिर हम डेटाबेस और एपीआई का डिजाइन भी समझे एंड अभी हम फाइनली सिक्योरिटी समझे कि किस तरह का सिक्योरिटी हमको अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करना चाहिए ताकि हमारा एप्लीकेशन सिक्योरली एंड डेटा लीक किए बिना सर्व कर सके। एंड इंफ्रा कैसा होना चाहिए ताकि हम यूजर्स को मतलब उनका डिमांड को मीट कर सके और हमारा एप्लीकेशन प्रोडक्शन में स्मूथली रन कर सके। सो या ये पूरा हमारा वीडियो का कंटेंट था। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप आप अपने भी प्रोजेक्ट में ये सिस्टम डिजाइन का पूरा आर्किटेक्चर स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे। सो विद दैट, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। फील फ्री टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।